जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी की शिक्षा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों देख लेते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ और प्रश्न देखें या कुछ और तथ्य देख लें कि हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों देखिए खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में और यह खोज की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। दयाराम साहनी जी के द्वारा यह खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता बात एक ही है। और दोस्तों देखिए कि वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और भारत के उत्तरी क्षेत्र में फैली हुई है। और अगर बात करें रावी नदी की तो देखिए दोस्तों रावी नदी का ऋग वैदिक काल में नाम था परुष्णी। देखिए परुष्णी नाम था, परुष्णी। रावी नदी को ऋग वैदिक काल में परुष्णी नदी भी कहा जाता था और रावी नदी को लाहौरी नदी भी कहा जाता है। रावी नदी हिमालय से निकलकर जम्मू कश्मीर से होती हुई भारत के पंजाब के रास्ते होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है दोस्तों, भारत के पंजाब से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी के साथ मिलकर अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि देखिए रावी नदी को ऋग वैदिक काल में परुष्णी नदी भी कहा जाता था और रावी नदी को लाहौरी नदी भी कहा जाता है। रावी नदी हिमालय से निकलकर जम्मू कश्मीर से होती हुई भारत के पंजाब के रास्ते पाकिस्तान चली जाती है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज देखिए दोस्तों 1921 ईस्वी में हुई थी, वो भी दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कि कपास वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल है। तो साथियों देखिए लोथल कहाँ स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल पाया गया था, तो हमको बताना है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और देखिए लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर मतलब लोथल, यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। और देखिए इसकी खोज लोथल की खोज हुई थी सन 1954 ईस्वी में। ये नोट कर लीजिएगा, लोथल की खोज हुई थी सन 1954 में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई, देखिए इस शहर की खुदाई की गई थी 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य इस शहर की खुदाई की गई थी। और लोथल अहमदाबाद जिले के, यानी कि गुजरात में अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका के गांव सरागवाला के निकट स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि 1954 में इसकी खुदाई की गई थी और यह गुजरात में स्थित है। अगर गांव पूछा जाए तो धोलका तालुका के गांव सरागवाला के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था। तो दोस्तों हमको बताना है कि विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था। देखिए आपके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, मिताथल या फिर कालीबंगा। तो इसका सही जवाब बताइए। देखिए दोस्तों विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए कि मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में और यह खोज की गई थी राखाल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी और यह खोज की गई थी राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। और दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात कर लें
कि मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था, या हम बात कर लें विशाल स्नानागार की, तो देखिए विशाल स्नानागार जो है दोस्तों, यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और यह एक कृत्रिम टीले के रूप में बनाया गया था। यह इसे अगर हम स्नानागार कहें या हौज कहें तो बात एक है। और अगर इसकी लंबाई बात करें तो इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी, और 7 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और अगर बात करें इसकी गहराई की तो गहराई थी 2.43 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी ये गहराई थी विशाल स्नानागार की। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं पन, तोल, काकड़ी या फिर दिनार। साथियों इसका सही जवाब बताइए। देखिए मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। ठीक है दोस्तों, यह चांदी का सिक्का था। और अगर बात करें प्रचलित मुद्रा की तो पण तो था, लेकिन पण जो है मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा भी थी। ठीक है, अगर मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा पूछी जाए तो भी आप ऑप्शन ए लगा कर आएंगे, पण इसका राइट आंसर होगा। और देखिए यह चांदी का सिक्का था, पण जो है वह चांदी का सिक्का था। इसका भार 3/4 तोले के बराबर था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्रमा, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे होते थे और इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। पण या आहत सिक्के भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि उस समय सोने के सिक्के भी चलते थे, चांदी के और तांबे के सिक्के भी चलते थे, लेकिन उनके अलग अलग नाम थे। तो शायद ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए स्वर्ण सिक्के, जो सोने के सिक्के चलते थे, स्वर्ण सिक्कों को निष्क एवं सुवर्ण कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ण सिक्कों को निष्क एवं सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को पण, रूप्य, धरन और शतमान कहा जाता था। चांदी के सिक्के को। तांबे के सिक्के को कहा जाता था मासक या फिर भासक, काकणी। ठीक है, ये कहा जाता था तांबे के सिक्के को। तो दोस्तों ये आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे। आपके ऑप्शंस हैं अश्वघोष, नागार्जुन, चरक या फिर पतंजलि। तो साथियों इसका सही जवाब बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक। चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं जैन, बौद्ध धर्म, हिंदू या फिर ईसाई से। तो साथियों इसका सही जवाब बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं गुप्त काल में, पाषाण काल में, मौर्य काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर वीडियो नॉलेजेबल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।